महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे खेमे को जमकर घेरा। शनिवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, गद्दार हम पर उंगली उठाते हैं, यह हास्यास्पद है। राजेश मोरे कौन है, हमें तो पता भी नहीं है। शिंदे गुट की रणनीति बस लोगों का ध्यान भटकाने की चाल है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि ठाणे हमेशा से शिवसेना की सियासत का गढ़ रहा है। राउत ने शिंदे खेमे पर सवाल उठाते हुए कहा, हम ठाणे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कोई मुद्दा ही नहीं। कल ही मैं ठाणे होकर आया हूँ। राजन विचारे पहले से पार्टी में है, अगर वह नहीं होते तो शिंदे भी कभी नेता नहीं बनते। उन्होंने याद दिलाया कि सतीश प्रधान को टिकट खुद बालासाहेब ठाकरे ने दिया था। ऐसे में शिंदे गुट का विरोध करना पूरी तरह से बेमानी है। बता दें कि संजय राउत ने तीखे लहजे में कहा है कि शिंदे गुट का एजेंडा बेहद घटिया स्तर का है। इस पर और बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बालासाहेब ठाकरे के साथ कभी किसी और का पोस्टर नहीं लगाया गया। अगर सच में साहस है तो नरेंद्र मोदी से बड़ा फोटो आनंद दिघे का लगाओ। लेकिन हकीकत यह है कि शिंदे गुट धीरे धीरे बीजेपी में पूरी तरह समा रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की धमकियां से वे डरने वाले नहीं। हमारा रास्ता विचारों का है, सत्ता की कुर्सी का नहीं। बीजेपी और शिंदे गुट जितनी कोशिश कर ले, हम अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा भी राउत ने कहा। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी संजय राउत ने सवाल दागे। उन्होंने कहा है कि मुंबई से अहमदाबाद जुड़ने की इतनी जल्दी क्यों है, दिल्ली से मुंबई क्यों नहीं। हमने बुलेट ट्रेन की मांग कभी की ही नहीं थी। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लोगों की प्राथमिकता नहीं है। पहले मुंबई के ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही संजय राउत ने मंत्री शंभूराज देसाई को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि आप खुद गद्दार है और आनंद दिघे जैसे सम्मानित नेता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये वही दिघे साहिब थे जिन्होंने ठाणे को चुना और पूरी महाराष्ट्र की शिवसेना को मजबूती दी। राउत ने यह भी जानकारी दी कि उद्धव ठाकरे 4 अक्टूबर को पुणे और मराठवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने इशारों में कहा है कि आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई नई हलचलें देखने को मिलेंगी। तो वही देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकातों पर भी राउत ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये सब सियासी तनाव पैदा करने की चालें हैं। महाराष्ट्र की जनता इन खेलों को समझती है। तो वही इसके साथ ही संजय राउत ने बीजेपी विधायकों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वे विधानसभा की मर्यादा भूल चुके हैं। विधानसभा के भीतर मारपीट करने वाले नेता हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी और शिंदे गुट अब धीरे धीरे एक ही हो गए हैं। ऐसे में अंत में संजय राउत ने दोहराया कि शिवसेना यूबीटी अपने विचारों और मूल्यों पर अड़िग है। हम सत्ता की लालच में कभी अपने सिद्धांत नहीं बेचेंगे, चाहे कितनी भी साजिशें हो। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने रास्ते से नहीं हटेगी। तो दर्शकों, संजय राउत का यह हमला साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में और भी गर्माएगी। ठाणे से लेकर मुंबई और पुणे तक शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट की टकराहट रुकने वाली नहीं। बीजेपी का साथ शिंदे को मजबूती जरूर देता है, लेकिन राउत के तेवर बताते हैं कि विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हर बयान अब सीधे सियासी हलचल पैदा करने लगा है। इस बार उन्होंने अपने ताजा आरोपों और जैन जी को लेकर कही गई अपनी टिप्पणी से एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो राहुल को माओवादी सोच वाला तक कह दिया। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट राहुल गांधी के बचाव में डटकर सामने आ गए। दर्शकों, बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वह किसी राजनीतिक पार्टी पर सीधे हमला नहीं है। उनका इशारा साफ तौर पर चुनाव आयोग की ओर है। सुले ने तीखे अंदाज में कहा, अगर राहुल गांधी ने डेटा पेश किया है तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। यह संस्था स्वतंत्र है और उसे ही बताना चाहिए कि राहुल के आरोपों में कितनी सच्चाई है। बीजेपी या अन्य दलों को क्यों इतनी चिंता हो रही है। सुले ने यह भी जोड़ा कि एक सशक्त लोकतंत्र में हर नेता को अपनी बात रखने का हक है। ऐसे में राहुल गांधी के बयानों को विपक्ष पर हमला मानना सरासर गलत है। तो वही दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी सुप्रिया सुले ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को माओवादी सोच वाला करार दिया था। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जैन जी की बात की है, यानी नई जनरेशन की। इसमें माओवादी कहाँ से आ गया। मुख्यमंत्री का यह बयान न सिर्फ बेवजह है बल्कि हास्यास्पद भी है।
सुले ने साफ कहा है कि बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी के हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत हो गई है, लेकिन जनता अब सब समझ रही है। तो वही शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी आज लोकसभा में विपक्ष के नेता है। यह कोई साधारण पद नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनमें वह साहस है जो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। सैकड़ों पत्रकारों के सामने खड़े होकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कोई मामूली बात नहीं, यह उनकी बहादुरी दिखाता है। राउत ने आगे कहा है कि राहुल गांधी बार बार अपने तर्कों और सबूतों के साथ जनता के सामने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका ताज़ा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से एक खास वर्ग के वोट सूचियों से हटाए गए। दर्शकों, जानकारी दे कि राहुल गांधी के इस पूरे एपिसोड से बीजेपी बैकफुट पर नजर आई, जहां एक और बीजेपी नेता उन्हें माओवादी सोच कहकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, वही विपक्ष लगातार ये मुद्दा गरमाए रखने के मूड में है। खास बात यह है कि इस बार केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियां भी खुलकर राहुल गांधी के बचाव में उतरी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी धीरे धीरे विपक्ष की धुरी बनते जा रहे हैं। उनके बयानों से बीजेपी को जवाब देना ही पड़ रहा है और जब सहयोगी दल भी उनके साथ खड़े हो तो माहौल और दिलचस्प हो जाता है। तो दर्शकों, पूरा विवाद अब सीधे चुनाव आयोग पर आकर टिक गया है। सुप्रिया सुले के शब्दों में यह बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता का सवाल है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि चुनाव आयोग आखिरकार राहुल गांधी के आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देता है या नहीं। बता दें कि राहुल गांधी की जेन जी टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक बवंडर में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी उन्हें कट्टरपंथी सोच से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी यह कहकर उनका बचाव कर रही है कि राहुल लोकतंत्र की असली आवाज़ उठा रहे हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तो तय है कि यह बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे चुनावी मौसम नज़दीक आएगा, जैन जी, माओवादी और वोट चोरी जैसे मुद्दे और गरमाएंगे और शायद यही राहुल गांधी की असली रणनीति भी है, विवादों के बीच जनता का ध्यान उस तरफ खींचना जहां से असल चुनावी नैरेटिव तय होता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर कभी थमता ही नहीं। ताज़ा मामला मंत्री प्रताप सरनाईक का है, जिन्होंने एक बार फिर शिवसेना के भीतर वरिष्ठ बनाम वारिस की बहस छेड़ दी है। सरनाईक ने जमकर तीर चलाए सीधे उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ। बता दें कि प्रताप सरनाईक ने कहा है कि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उद्धव साहब ने क्या किया, अपने बेटे को मंत्री की कुर्सी पर बिठाया और बाकी सब सीनियर नेताओं को साइड कर दिया। बता दें कि सरनाईक यही नहीं रुके, उन्होंने दिवंगत नेता आनंद दिघे का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि आनंद दिघे सिर्फ ठाणे जिले के नेता नहीं थे बल्कि पूरे महाराष्ट्र के दिलों पर राज करते थे। वो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते थे। आज भी आम लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और अगर ऐसे नेता के बारे में कोई गलत बयानबाजी करेगा तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। दर्शकों, यह सरनाईक का इशारा साफ साफ संजय राउत की तरफ था। बता दें कि संजय राउत के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए सरनाईक ने कहा, राउत साहब जरा याद करिए, जब आपको बाला साहब ठाकरे ने राज्यसभा भेजा था तब क्या कोई और शिवसैनिक नहीं था? क्या उस वक्त आम कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे? मगर नहीं, बाला साहब ने आपको सिंदूर लगाया और टिकट दिया, तभी आप आज इस पोजीशन पर है। तो दूसरों को सिंदूर लगाने की बात करने से पहले अपने इतिहास पर भी नज़र डालिए। बता दें कि सरनाईक ने भी जोड़ा कि उन्हें भी बाला साहब ने सिंदूर फांसा था और आज वह विधायक से लेकर मंत्री तक बने, लेकिन मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे को जाता है। उन्होंने घर परिवार को साइड में रखकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। दर्शकों, बता दें कि प्रताप सरनाईक का यह सबसे बड़ा तंज उद्धव ठाकरे पर था। उन्होंने कहा, उद्धव सरकार में मैं सीनियर विधायक था लेकिन मुझे मंत्री पद नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उद्धव साहब ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया। यही तो फर्क है उद्धव और शिंदे में। उद्धव ठाकरे ने परिवारवाद को तरजीह दी जबकि शिंदे ने असली कार्यकर्ताओं को मंच दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि यही वजह है कि आज वे शिंदे की सराहना करते हैं। शिंदे साहब ने कभी बेटे, भाई और रिश्तेदारों को मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया और यही असली शिवसेना की पहचान है।
तो वही दर्शकों, अपने बयान में सरनाइक ने एक बार फिर दिवंगत नेताओं के योगदान की याद दिलाई। जो लोग आज वक्तव्य दे रहे हैं, शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आनंद दिघे जी ने इस जिले और इस राज्य के लिए क्या किया। उनकी सेवा, त्याग और लोगों के लिए समर्पण को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसे नेता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल सरनाइक के इस बयान ने एक बार फिर शिवसेना के भीतर दरार को उजागर कर दिया है। एक और उद्धव ठाकरे की विरासत और उनके बेटे आदित्य की एंट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ताओं का असली नेता बताने की कोशिश हो रही है। यह बयान राजनीतिक हलकों में सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक हमला माना जा रहा है, क्योंकि जब भी उद्धव ठाकरे की विरासत और उनके फैसलों पर सवाल उठते हैं, सीधे सीधे वंशवाद बनाम कार्यकर्ता का मुद्दा गर्मा जाता है। ऐसे में दर्शकों, प्रताप सरनाइक का ये बयान आने वाले चुनावी मौसम में बहुत मायने रखता है। इसमें बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे की याद दिलाना, इसमें तंज है संजय राउत को आईना दिखाना और इसमें सीधा वार है उद्धव ठाकरे पर परिवारवाद का आरोप। ऐसे में राजनीति की इस स्क्रिप्ट में हीरो कौन बनेगा और विलन कौन ठहरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रताप सरनाइक ने अपने तीखे बोलों से शिवसेना की सियासत में फिर से चिंगारी भड़का दी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ के हवा में कभी सियासत की गूंज होती है तो कभी डर की खामोशी। पिछले एक साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्कूलों को बार बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। बच्चे पढ़ाई करने जाए या नहीं, माता पिता अपने बच्चों को छोड़ते समय चैन से सांस ले या डर के साए में। और सबसे बड़ा सवाल, देश का प्रधानमंत्री आखिर इतने बड़े मसले पर चुप क्यों है। नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री जी कुछ तो कीजिए। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री इतना बेबस क्यों है? क्या आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा है? भाई साहब, यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि उन लाखों परिवारों की धड़कन है जो रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वापस आने तक भगवान से दुआ करते हैं। बता दें कि शनिवार यानी 20 सितंबर को फिर वही पुराना डर लौट आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पहुंचे, बम लगा दिया है, स्कूल को उड़ाने वाले हैं। बस फिर क्या था, अफरा तफरी मच गई। नजफगढ़ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, कुतुब मीनार के पास सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और द्वारका का DPS, सभी जगहों पर पुलिस, बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा जमावड़ा लग गया। बच्चों को तुरंत घर भेजा गया। पेरेंट्स की आंखों में डर साफ दिख रहा था। फोन की घंटियां लगातार बज रही थी, बच्चे सुरक्षित है या नहीं, और आखिर में कुछ मिला नहीं। यानी हर बार की तरह धमकी झूठी निकली लेकिन डर असली था। दर्शकों, ऐसे में जानकारी दे कि इस माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम धमकी मिल रही है, हर बार अफरा तफरी मचती है, स्कूल बंद होते हैं, बच्चे और अभिभावक दहशत में रहते हैं। लेकिन पिछले एक साल में न कोई पकड़ा गया, न कोई ठोस कार्रवाई हुई। 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। माता पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये कब तक खत्म होगा? दर्शकों, बता दें कि केजरीवाल का यह हमला सीधा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर है, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह केंद्र के पास है। यानी अगर स्कूल असुरक्षित है तो सवाल सीधे PM और गृह मंत्रालय से ही होगा। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन LG, दिल्ली पुलिस, केंद्र की एजेंसियां सब केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि 4 इंजन वाली सरकार मतलब PM मोदी, LG, दिल्ली पुलिस और केंद्र, ये चारों मिलकर भी राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, एक साल से बच्चे डर में जी रहे हैं, पेरेंट्स दहशत में हैं और अभी तक न कोई किसी अपराधी का पता चला, न ही इन मेल्स के पीछे की साजिश का खुलासा। आखिर ये खामोशी क्यों है? तो दर्शकों, अब यहाँ 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक, अगर धमकियाँ झूठी है तो लगातार 1 साल से यह सिलसिला क्यों चल रहा है? और सच में अगर कोई साजिश है तो अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? यानी या तो सरकार बेबस है या फिर लापरवाह। दोनों की सूरतों में जनता परेशान है। बता दें कि धमकी मिलते ही दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सक्रिय हो जाते हैं। जांच होती है, तलाशी होती है, लेकिन नतीजा वही, कुछ नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियां दावा करती है कि वे सतर्क है, लेकिन लोगों का भरोसा तभी लौटेगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, वरना यह ईमेल वाला आतंक,
बच्चों की मासूमियत को हर दिन डरा रहा है। बता दें कि दिल्ली देश का दिल है, लेकिन जब राजधानी के स्कूल ही सुरक्षित नहीं दिखते तो बाकी मुल्क क्या सोचेगा। यही कारण है केजरीवाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर बच्चों को ही सुरक्षा नहीं दे सकते तो बाकी लोगों का क्या होगा। बता दें कि अभी तक कोई बम नहीं मिला है, न कोई संदिग्ध, लेकिन धमकी देने वाले का हौसला लगातार बढ़ रहा है और जब तक उसे पकड़कर सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक यह खेल ऐसे ही चलेगा। तो दर्शकों, कहानी साफ है। एक तरफ बच्चे और माता पिता है जो हर दिन डर में जी रहे हैं, दूसरी तरफ है सरकार जो अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, और तीसरी तरफ है राजनीति। यहाँ नेता सवाल पूछ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर भी एक ईमेल के आतंक को खत्म नहीं कर सकते? ऐसे में दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई कब तक इस डर के साए में चलेगी? यही है असली राष्ट्रीय प्रश्न। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।